आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसी स्ट्रेच वायर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और एक मैंने बोर्ड पर प्रॉब्लम मेंशन कर रखा है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के एंड में। प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, a rubber cord has cross section area 1 millimeter square and the total unstretched length is 10 centimeter. It is stretched 12 centimeter and released it to project a missile of mass 5 gram, taking young modulus for rubber is 5 into 10 to the power 8. मुद्दे की बात यह कहना चाहता है, उस वायर में जो स्ट्रेच्ड वायर में एनर्जी जो स्टोर हुई थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं एक मिसाइल को देना चाहता हूं, उससे एक मिसाइल प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। उस मिसाइल का वेलोसिटी क्या होगा, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी क्या होगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। ये मिक्स कॉन्सेप्ट पे रहेगा। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस वायर के अंदर स्टोर हो गया है। देन हम उस स्टोरिंग एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इट मींस प्रोजेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ। इज दैट क्लियर? तो आज की कहानी शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को भी बाद में पिक कर लेंगे, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको स्ट्रेच्ड वायर की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है तो आप बोल सकते हो दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलास्टिक एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। अब बताओ, जो वायर में एनर्जी स्टोर हुई है, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ के हिसाब से वही एनर्जी जो उसने स्टोर करी है किसको दे देगा, उस मिसाइल को दे देगा, जिससे हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इट मींस यही किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म ओनली। तो मैंने क्या किया, इलास्टिक पोटेंशियल से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में, बाय दिस कंजर्वेशन। ओके, और यहां पर ये हाफ से हाफ चला जाएगा। इतनी पढ़ाई तो हम कर ही चुके हैं कि हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, हमें पता है स्ट्रेन क्या होता है, एंड एवरीबडी शुड नो अबाउट द वॉल्यूम। और मास इज गिवन, स्पीड या वेलोसिटी यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये कहां से आया, पहले इसके विषय में डिस्कस कर लेते। बाकी न्यूमेरिकल डेटा गिवन है बहुत सारा, हम यहां रख देंगे तो मेरा आंसर बन जाएगा। जैसे स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं क्या, बाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। बोलो हुक्स लॉ से, तो यहां स्ट्रेन स्ट्रेन दो हो जाएंगे तो मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, चलो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट 80% सॉल्व कर दिया है, डेटा डाल करके इसका एंड कर देंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मैंने एक वायर को खींचा या दबाया तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्यों हुई, सबसे पहला सवाल। तो आपका जेन्युइन आंसर होना चाहिए कि जब भी हम किसी को खींचेंगे या दबाएंगे, इट मींस हम उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और जो वर्क मैंने किया है उसको खींचने या दबाने में, इट मींस मेरे द्वारा किया गया वर्क उस वायर के अंदर स्टोर हो गया है इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एवरीबडी नोज द स्टोरिंग एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको थ्रू आउट दी क्लासेस ये बताता चला आ रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक रेफरेंस लेता हूं, समझने की कोशिश करने को तो मैं इसको 10 मिनट में करके चला जाऊं, लेकिन इसका फील आपको समझ आना चाहिए। मान लो मेरे पास ये एक वायर है और मैंने इस वायर को इस तरीके से हैंग करके रखा है और अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मतलब मैं खींच नहीं रहा हूं। जब मैं खींच नहीं रहा हूं, इस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये किसमें है, नेचुरल स्टेट में। और अगर नेचुरल स्टेट में है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि इस पे कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है। और इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को मैं 0 कंसीडर कर लूंगा, तभी आगे की कहानी शुरू होगी। कुछ लोग क्या करते हैं,
हम लोग डेरिवेशन लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसकी भी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है। इस समय पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो नहीं है, लेकिन इसकी मिनिमम है। क्यों मिनिमम? किस हिसाब से है? क्योंकि मैंने इस पे कोई काम नहीं किया है, इस हिसाब से मैं सोच रहा हूं इसको ये क्या है, मिनिमम है। तो जब मैं खींचने के बाद बात करूंगा, स्ट्रेच्ड वायर की बात करूंगा, तो मैं ऐसा कर ले रहा हूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम को मैं जीरो कंसीडर कर लूंगा। मेरी बात समझ पाए? शब्दों पे ध्यान देंगे। मैं कह सकता हूं व्हेन अ बॉडी इज इन नेचुरल स्टेट, इट्स potential energy is minimum. चलो ऐसे लिख दे रहा हूं, लेट्स कंसीडर दिस मिनिमम एनर्जी टू बी जीरो। मैं इसको क्या कंसीडर कर ले रहा हूं, जीरो। क्यों मैंने जीरो कंसीडर कर लिया? क्योंकि मेरा काम कब स्टार्ट होगा, मेरी पढ़ाई कब स्टार्ट होगी, जब मैं इसको खींचना शुरू करूंगा। मैं स्ट्रेच्ड वायर के अंदर पढ़ाई करने आया हूं, समझ गए? अब क्या करेंगे, इसको खींचना शुरू करेंगे। तो मैंने बोला चलो मैं इस पे एक फोर्स लगाता हूं, दूसरा पिक्चर बनाता हूं इसका। मैं इस पे फोर्स लगाता हूं और इसको खींचने की कोशिश करता हूं। तो जब मैं इसको खींचूंगा या दबाऊंगा, तो मेरे खींचने या दबाने का ये विरोध करेगा। एवरीबॉडी नोज दिस थिंग। बोलो। तो इसका मतलब है ये अपने अंदर इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा। बोलो। खींचने या दबने का विरोध करेगा। तो जब ये इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा, क्योंकि मुझे तो खींचना ही है इसको, तो इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इसको एक्स या डीएक्स लेंथ फर्दर नीचे खींचने के लिए मुझे इस पे क्या करना पड़ेगा, काम। क्यों? क्योंकि ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट काम करूंगा और जो मेरे द्वारा किया गया काम है वही इसमें स्टोर हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात को समझ पाए? तो ये भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा बता देता हूं। व्हेन वी डिफॉर्म इट, इट्स इंटरनल फोर्स अपीयर्स। इंटरनल फोर्स हमें क्या होने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। एंड वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस रेस्टोरिंग फोर्स। मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। बोलो। इससे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मैं कह सकता हूं 10 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस वायर विल इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और इसी को मैं बोलूंगा कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आप इस डेफिनेशन को समझ पाए? जब तक मैंने नहीं खींचा कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने खींचा रेस्टोरिंग फोर्स अपीयर होने लगे। रेस्टोरिंग फोर्स अपीयर होने लगे तो मुझे इनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा और वही काम क्या करेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और ऐसी एनर्जी जो इंक्रीज होने के बाद मुझे दिखेगी, या स्टोरिंग एनर्जी जो दिखेगी, खींचने की वजह से पैदा हुई है। इसको इसलिए शब्द दिया यहां पर इलास्टिक, और स्टोरिंग एनर्जी है, दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? चलो अब इसकी मैथमेटिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको हटाता हूं
और इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ करके नोट कर लिया। देखो ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप कॉन्सेप्ट की डेप्थ को समझ पाओ। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपना रूप दिखाना शुरू करे तो वहां पर आप ज्यादा परेशान ना हो। आपको पूरी इंफॉर्मेशन अगर बेहतर तरीके से है, बेसिक्स आपके पकड़ में है, तो आप इजीली प्रॉब्लम को टैकल कर पाओ। चलो ये कहानी ऐसी थी कुछ, यहां से शुरू करता हूं। पहले मैंने ऐसे रखा इसको, फिर उसके बाद मैंने इसको लेट्स से फोर्स लगाया तो कुछ फोर्स से ये खिंच गया होगा नीचे की तरफ। लेट्स से इसमें कोई एक्स खिंचाव आ गया या एक्स दबाव आ गया होगा। बोलो क्लियर है? मैं यहां पर आपको एक और बेसिक बात बताना चाहता हूं, सुनना। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेरिवेशन भी देखा होगा। मुद्दे की बात सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक लाइन में लिख रहा हूं, सुनना। वी विल स्ट्रेच इट स्लोली। स्लोली का मतलब धीरे धीरे नहीं, बोल स्लोली का मतलब समझना क्या है। अगर मैंने ऐसा नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा। हम जनरली फॉर्मूला पढ़ लेते, लेकिन हमें मतलब नहीं कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। क्वेश्चंस में वर्ड्स के साथ जब प्ले करने लगता है तो हमें दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे का मतलब है अगर मैंने ये लेफ्ट से ये फोर्स मेरा वेरिएबल हो गया, अगर मैंने ये वेरिएबल फोर्स लगाया तो रेस्टोरिंग फोर्स भी वेरिएबल पैदा हो जाएगा, और वेरिएबल रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन भी कैसा होगा, वेरिएबल। और वर्क डन वेरिएबल जब होने लगेगा तो मुझे उसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। पहला मुद्दा। एक और मुद्दा, अगर मैंने इसको वेरिएबल फोर्स से खींचा तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को याद करूं तो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस विल इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कुछ पोर्शन किसमें चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा, और मैंने जो काम किया उसकी बर्बादी हो जाएगी इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं यहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं यहां पर इसको खींचने आया हूं। मतलब जो भी वर्क मैं करना चाहता हूं उसके अंदर स्टोर हो जाए। ये बात मेरी सही नहीं हो पाएगी अगर मैंने ये फोर्स कैसा नहीं लिया, कांस्टेंट नहीं लिया। इसका मतलब मैंने स्लोली नहीं खींचा। तो दोनों बातें आप समझ गए। इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स भी वेरिएबल हो जाएंगे, मैंने पहले भी आपको बता दी इस बात के बारे में। और एक चीज और मैं ये कह सकता हूं, जैसे अगर मान लो मैंने इसको स्लोली खींचा तो क्या होगा, जैसे मैं खींचूंगा आपको पता है इसके अंदर इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा, और इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गई मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेस्टोरिंग फोर्स, स्लोली खींच रहा हूं, तो मैं यहां पर जब हुक्स लॉ का इस्तेमाल करने जाऊंगा तो मैं इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स की जगह एफ रख सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि कहानी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में। और अगर फोर्स वेरिएबल हो गया और ये भी वेरिएबल हो गया तो मुझे ये इंटरनल फोर्स रखना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मुझे इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इतना मच कॉम्प्लिकेशन ना हो, मैं इजीली इसको सॉल्व करके निकल जाऊं, तो मैंने सिंपली बोल दिया कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, स्लोली स्ट्रेच कर रहा हूं। और स्लोली स्ट्रेच करने का मतलब मैं कह सकता हूं सो दैट इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। जो एजेंट फोर्स लगा रहा है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, उसके क्या होगा, बराबर होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। आसानी से मैं इसको आगे सॉल्व कर लूंगा जब मैं लिखने जाऊंगा क्या, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में मैं क्या लिखता हूं, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की कहानी है तो मैं इस रेस्टोरिंग फोर्स को ही क्या लिख सकता हूं, इस एफ के बराबर भी, क्योंकि समेशन ऑफ नेट फोर्स क्या है, 0। बोलो इज दैट क्लियर। अगर मैं यहां स्ट्रेन के बारे में लिखना चाहूं, स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है इसमें, तो मैं कह सकता हूं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लेट्स से मैं इस वायर का डायमेंशन इस वायर का लेंथ में कैपिटल एल मान ले रहा हूं। इज दैट क्लियर।
इस वायर का लेंथ मैंने कैपिटल एल मान लिया और इसमें खिंचाव कितना हो गया एक्स का और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी कैपिटल एल। अरे यही तो होता है ना स्ट्रेन, और चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, लेंथ के अलॉन्ग काम कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनली काम कर रहा है, तो इसकी लेंथ को मैंने एक्स बढ़ा दिया लेंथ से, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी कैपिटल एल मैंने मान के रखी थी। बोलो इज दैट क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से मैं अगर हुक्स लॉ को फॉलो करूं, हुक्स लॉ को मैं अगर लगाता हूं तो हुक्स लॉ मुझे सजेस्ट करता है कि स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट मींस फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी मॉडुलाई टाइम्स या यंग मॉडुलाई टाइम्स ऑफ एक्स ओवर एल। अब इस इक्वेशन से मुझे जिस चीज की जरूरत होगी मैं लिख लूंगा, जैसे इन केस अगर मुझे फोर्स चाहिए तो मैं लिख सकता हूं बाई ए एक्स अपॉन एल, ये वैल्यू किसकी हो गई फोर्स की हो गई। बोलो क्लियर है? अब फोर्स मुझे पता चल गया, आप मेरे से पूछोगे फोर्स क्यों निकाला है, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। जब मैं फोर्स लगाऊंगा वर्क डन होगा, तो जब वर्क डन होगा, वर्क क्या होता है सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है, तो मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने हुक्स लॉ लगाया, इस इक्वेशन को छोड़ा, मैंने इसको यहां तक लगा दिया क्योंकि मुझे पता है फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको बता भी दिया क्योंकि वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो फोर्स तो रिक्वायर्ड होना ही है, इतना फोर्स लगेगा। बोलो ये फोर्स अगर आप समझने की कोशिश करो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, इस एक्स पे, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मान लेता हूं ये भी क्या कांस्टेंट है। बोलो तो किस पे डिपेंड कर रहा है एक्स पे, जितना ज्यादा मैं खींचूंगा उतना ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा वर्क डन होगा। तो मैं अब इसको ऐसे ना खींच करके मैं थोड़ा सा इसको साफ करके फिर से बनाता हूं। ये मैंने बोल दिया एक्स, मैंने इसको खींच दिया, ये लेंथ एल थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब यहां पर इस पर डिपेंड कर रहा है इसकी चेंज इन लेंथ पे, तो मैं क्या करता हूं इसको dx लेंथ में बढ़ा ले रहा हूं। क्यों ऐसा क्या कर रहा हूं, एक्स का क्यों नहीं कर रहा हूं, सुनना, एक्स का इसलिए नहीं कर रहा हूं, एक्स का करूंगा तो फिर मुझे यहां एल के करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इससे बेहतर है मैं क्या करता हूं ना डिफरेंशियल पार्ट्स में कर लेता हूं। मैं एक dx में कितना वर्क डन मैंने किया ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, उतना ही वर्क डन इसमें स्टोर हो गया होगा, उसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई होगी, और ऐसे में सारे dx में कैलकुलेट कर लूंगा, इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दूंगा, मेरा आंसर मेरे सामने होगा। बोलो तो मैं कह सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन अ फर्दर एक्सटेंशन dx, तो इस छोटे से dx की वजह से छोटा सा वर्क डन dw f dx का डॉट प्रोडक्ट, और एक का निकाला है मैंने, ऐसे सबका निकाल के ऐड कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, इस पूरे वायर में, इस पूरे वायर में मतलब जितना भी मुझे इसे खींचना है उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वही स्टोर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये बहुत आसान है मेरे लिए। बोलो फोर्स नीचे की तरफ F, एक्सटेंशन भी नीचे की तरफ, इसका मतलब एंगल 0 डिग्री, तो यहां पर नेक्स्ट लाइन में मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं F dx cos 0। यार अब ये मत भूल जाना कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मैं बहुत ही बेसिक बचपन से पढ़ता चला आ रहा हूं। वर्क ऑफ एनर्जी में मैंने पढ़ा वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कोसाइन आता है, उसको मुझे एंगल चाहिए होता है cos थीटा का। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल मैंने देख लिया, थीटा 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब मैं यहां से इसको आगे सॉल्व करूंगा, इधर आपने नोट कर लिया होगा आई होप, तो मैं यहां से साफ कर रहा हूं इसको। फोर्स की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, उस फोर्स की वैल्यू को मैं यहां प्लेस कर रहा हूं और फिर आगे काम करते हैं। इंटीग्रल ऑफ dw विल बी इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी y अपॉन एल इंटू ए एक्स, बोलो इंटू dx। इज दैट क्लियर? अरे अभी भी निकाली थी फोर्स की वैल्यू, यहां मैंने मेंशन की थी बॉक्स में, बोलो यही थी। अब देखो इसमें जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेंगे, फिर लिमिट्स डालेंगे और काम करना शुरू कर देंगे। बाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट,
ये एक्स डी एक्स। इज दैट क्लियर? बोलो। और लिमिट्स डाल लेते हैं। पहले मान लेता हूं कोई स्ट्रेचमेंट नहीं थी तो कोई भी वर्क डन नहीं किया गया होगा। बाद में मान ले रहा हूं मैंने इसको छोटू एल खींच दिया, ये एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, तो इसमें वर्क डन डब्ल्यू हो गया होगा। और एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स सबको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब पावर में एक ऐड करना है, तो कितना हो गया 2, टोटल पावर को डिवाइड करना है। सो एक्स स्क्वायर बाई 2 विल बी द इंटीग्रेशन। सो डब्ल्यू विल बी वाई ए अपॉन एल, दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू एल। यहां पर जब मैं इसको लिमिट डाल करके रखूंगा तो वाई ए एल स्क्वायर अपॉन 2l, ये वैल्यू आ गई किसकी? वर्क डन की। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसी को कह सकता हूं, बोलो ये क्या है? वर्क डन बाई मी। मी मींस एक्सटर्नल एजेंट। और यही क्या हो गया होगा? इस वायर के अंदर स्ट्रेच हो गया होगा। एल लेंथ खींचने में, छोटू एल लेंथ खींचने में इतना वर्क डन करना पड़ा, तो इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। मैं ये बात मेंशन कर दे रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इनटू द वायर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां से कह सकता हूं W ही क्या होगा? U होगा। सो आई कैन से U विल बी ऐसे वाई ए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2l। ध्यान रखेंगे इसमें कैपिटल एल लेंथ ऑफ द वायर है, स्मॉल एल क्या है? एक्सटेंशन है, जितना मैंने खींचा या दबाया है। तो ये मिल गई मुझे इस वायर की पोटेंशियल एनर्जी, इतना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। अब इसको कई और तरीके से मैं लिख सकता हूं, मैं उनको एक एक करके आपको बताता हूं। ध्यान से सुनना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये न्यूमेरिकल्स के लिए लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस तरीके से इस्तेमाल करेगा तो हम इसको कर सकते हैं आसानी से। देखो, बाई ए अपॉन एल, और एक एल में इसमें अंदर कर ले रहा हूं, ठीक है। और ये जो मैथमेटिकल नंबर था 1/2 इसको मैंने बाहर कर लिया और ये एल बाहर लिख दिया। देखो, कुछ अलग से नहीं किया, उतना ही लिखा हुआ। सिर्फ ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो यहां पर बताता हूं तुमको। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाली कहानी मैंने लगा ली, हुक्स लॉ लगा लिया। चेंज इन लेंथ कितना है? एल छोटू एल, टोटल लेंथ कैपिटल एल। तो यहां से अगर फोर्स लिखना पड़ जाए बाई ए एल अपॉन, बाई ए छोटू एल अपॉन कैपिटल एल, यही मैंने लिखा है, बाई ए छोटू एल अपॉन कैपिटल एल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैक्सिमम फोर्स। ये क्या है? लगने वाला अधिकतम फोर्स है। बोलो, क्लियर है? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, U विल बी इक्वल टू हाफ, बोलो क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस्ड फोर्स, बोलो ये क्या है? एक्सटेंशन है, इसको तो खींचा है ना, तो यहां मेंशन कर दे रहा हूं, क्या हो गया? एक्सटेंशन। तो इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं, ये भी एक एक्सप्रेशन टाइप से बनकर तैयार हो गया। बोलो, और भी मैं इसके फॉर्मेट बना सकता हूं, और भी तरीके से मैं इसको मेंशन कर सकता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, इसी वैल्यू को मैं दोबारा से लिखने जा रहा हूं, हाफ, और ध्यान से सुनना, यहां से फिर से देखो, यहां से इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, वाई एल अपॉन एल। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू तुम्हें समझ में आएगी क्या है। ये स्ट्रेस लिखा हुआ है, कैसे बताता हूं। बोलो, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। मैंने यहां फोर्स पर यूनिट एरिया, एक चीज और रहेगी यहां पे, नहीं सही है,
स्ट्रेस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, यंग मॉडुलस लगाया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो वाई ए एल, यहां चेंज इन लेंथ कितनी है, छोटू एल, टोटल लेंथ कितनी, कैपिटल एल, तो ये क्या बन गया, स्ट्रेस। और मैं इसको एक और टर्म यहां कन्वर्ट करना चाहता हूं, स्ट्रेन की तरह बनाना चाहता हूं। अब देखो मेरे पास कितना और सामान बचा हुआ है जिससे मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। मेरे पास सिर्फ एक एल बचा हुआ है, सिर्फ एक एल, देखो सिर्फ एक एल बचा हुआ है, और मेरे पास एक ए बचा हुआ है, एक मेरे पास ए बचा हुआ है। एक मेरे पास एल बचा है, एक मेरे पास ए बचा है, ठीक है। अब मुझे कुछ इस तरीके से इसमें सेटअप करना है, मैं इसको स्ट्रेन बना लूं, स्ट्रेन बना लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब बताओ स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन अभी अभी सीखा मैंने, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब मुझे कैपिटल एल अगर यहां डिवाइड में मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करने चला, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कैपिटल एल, इज दैट क्लियर। सो यू विल बी हाफ, इसकी वैल्यू चलो बाद में लिख दूंगा, वाई ए अपॉन एल, यहां पर कैपिटल सॉरी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे रहा हूं। मेरा काम बन चुका है, मेरा काम बन चुका है। ये क्या बन गया, स्ट्रेन, और ये क्या बन गया, वॉल्यूम। इज दैट क्लियर। ये वॉल्यूम है, एरिया इनटू लेंथ। ये कोई वायर था, इस वायर का सेक्शन कोई मान लो ए है, और इसकी लेंथ कोई कैपिटल एल थी, तो ये वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का गुणा, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट। तो मैं यहां पर इसको मेंशन कर दे रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, u विल बी इक्वल टू हाफ, दिस वैल्यू इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो इसको मैंने लिख दिया स्ट्रेस, और बोलो ये क्या बन गया, स्ट्रेन, और बोलो ये क्या बन गया, वॉल्यूम। तो यही वो फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, कैसे आता है। इज दैट क्लियर, बोलो मजा आया। एक और तरीके से भी मैं लिख सकता हूं, एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में। अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में लिखना हो, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को मैं क्या बोल दूंगा, एनर्जी डेंसिटी। अब देखो अगर वॉल्यूम को इधर डिवाइड लगा दूं तो U अपॉन वॉल्यूम विल बी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इज दैट क्लियर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एनर्जी डेंसिटी। सो ई डी एनर्जी डेंसिटी विल बी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। आप मेरे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जिस तरीके से भी पूछता है मैं उस तरीके से उसका जवाब दे सकता हूं। इज दैट क्लियर, बोलो कोई डाउट, नहीं होना चाहिए। कर लो इसको नोट, फिर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस। हो गया, चलो हटा रहा हूं मैं इसको। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे ले लेते हैं। मेरा वो वाटर स्प्रे खराब हो गया है, उसमें पता नहीं क्या हो गया, प्रेशर नहीं बन रहा, और ये बोर्ड पे बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है साफ करने के लिए, बहुत ही ज्यादा ताकत। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम एससीबी, एससी वर्मा से मैंने पहला प्रॉब्लम लिया है, और प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, a steel wire of length 2 मीटर। अब इसको मैं क्या करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, is stretched through 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर मैंने इसको खींच दिया। The area of cross section of wire is 4 millimeter square. Calculate elastic
पोटेंशियल एनर्जी stored in the wire यंग मॉडलाई और दे रखा है, यंग मॉडलाई ऑफ स्टील। कुछ लोगों को ये डेटा याद भी हो गया होगा, इतनी बार मैंने इसकी प्रैक्टिस आपको कराई है। लेक्चर नंबर 2 में जब बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वहां इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी करी थी और बहुत बार निकाल भी चुके हैं, याद भी है। ठीक है, आप सुनो, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कर लो ट्राई। 1 2 3 0.8 जूल अगर आता है तो सही सही आया आपका। देख लेते हैं, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। कोई डेटा इनकम्प्लीट तो नहीं है, ये सही है, लेंथ है, खिंचाव है, ये टोटल लेंथ है, ये सेक्शन है। ठीक है, अब मैं इसको यहां सॉल्व करने चला तो u इज इक्वल टू 1/2। बोले स्ट्रेस निकालना है। देखो मैं आपको बताऊं, यहां पर स्ट्रेस निकालने जब आप जाओगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रेस आप लिखोगे रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां रेस्टोरिंग फोर्स गिवन नहीं है तो आपसे निकलेगा नहीं, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे और हुक्स लॉ का इस्तेमाल करोगे, व्हेन यू विल थिंक अबाउट द हुक्स लॉ, बोलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, स्ट्रेस विल बी y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, दिस विल बी मोर इजी। बोलो y भी पता है और स्ट्रेन हम जानते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं क्या, y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, किसको, स्ट्रेस को, और स्ट्रेन को ऐसे ही रख लेता हूं, इनटू वॉल्यूम। अब बहुत ही आसान है मेरे लिए सॉल्व करना। 1/2 y is 2 into 10 to the power 11 स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बोलो कितना खींचा गया है, 2 मिलीमीटर, तो आई कैन से 2 into 10 to the power -3 यूनिट्स। आप चाहो तो ना भी रखो, अगर इसको मिलीमीटर्स में ऐसे ही रख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है प्रॉब्लम, है सॉरी है प्रॉब्लम, कटेगा नहीं, एक जैसा करना पड़ेगा। अपॉन टोटल लेंथ इज 2, और फिर से मैं इसी डेटा को रखूंगा 2 into 10 to the power -3, बोलो अपॉन 2, और वॉल्यूम सेक्शन कितना है इतना, लेंथ कितना है इतना, तो लिख सकता हूं 2 मीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 4 मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो 10 to the power -3, एक बार मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसका स्क्वायर है तो 6। अब यहां पर आप ज्यादा मेरे से ये मत पूछना कि ये क्या हो रहा है, भाई ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें टाइम नहीं दे सकते हम लोग ज्यादा। जो मैंने आपको बताया वो यहां पर मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ही आसान है। देखो एक 2 से एक 2 मर गया, इस एक 2 से एक 2 मर गया, बोलो, और इस वाले 2 से ये वाला 4 मरा तो यहां 2 बचा, और 2 4 और ये कितना हो गया 8। अरे 2 दुनाई 4 दुनाई 8 हो गया। अब पावर्स को मैनेज कर लेते हैं, ये 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3, बोलो, और ये 10 की पावर -6, तो 3 3 6, और 6 कितना हो गया 12, और प्लस में कितना मौजूद है, प्लस में कितना मौजूद है 11, तो मैं कह सकता हूं u इक्वल टू 8 into 10 to the power -1 means this can be also write 0.8 joule is the answer for this problem. क्लियर? बोलो, हो गया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम डीसी पांडे। तो इसको मैंने डीसी पांडे से लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 डीसी पांडे से लिया है। क्वेश्चन है, एक कोई स्टील का वायर है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, इज दैट क्लियर, और इसको स्ट्रेच किया गया है 4 मिलीमीटर, इज दैट क्लियर, नहीं 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, द क्रॉस
सेक्शन ऑफ वायर इज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और मॉडुलाई ऑफ स्टील दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। मॉडुलाई ऑफ स्टील इज 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें बताना है पहला पार्ट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर, ठीक है। दूसरा पार्ट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। कुछ खास नहीं है प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। तो बताओ, एनर्जी डेंसिटी के लिए मैं यूज कर सकता हूं, अभी अभी मैं सीख के आया हूं, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब मुद्दे की बात देखो, ना फोर्स दिया है तो मैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर नहीं सकता, तो स्ट्रेस को मैं फिर से बाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन लिख सकता हूं। तो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू 1/2 बाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन, या स्ट्रेन का स्क्वायर, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 1/2 स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। वायर है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बोलो कितना बढ़ाया गया है, 2 मिलीमीटर, तो 2 × 10⁻³ ओरिजिनल डायमेंशन इसका कितना था, 4 मीटर, और यही वैल्यू मैं दोबारा से लिख देता हूं फॉर दिस स्ट्रेन। बोलो, इसको सॉल्व करने में तो कोई इशू होगा नहीं। अरे एक चीज तो रह गई यार, ये मॉडुलाई की वैल्यू रह गई, इसको कहां मेंशन करूं? अरे चलो यहां से हटा देता हूं, यहीं पे कर देता हूं। एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू 1/2 × 2 × 10⁻11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान है मेरे लिए। इससे ये कहां से क्या मार दिया मैंने, चलो ये दोनों मिलके इससे मर गए, ठीक है। ये इससे मर गया, यहां कितना बचा, 1/4, ये फिर 10⁻³ 10⁻³ मतलब माइनस माइनस कितने हो गए, 6, और ये कितना है 10⁻+11, तो यहां कितना बचेगा, प्लस का 5। तो मैं कह सकता हूं ये बचा 10⁵ और ये बचा 1/4। ये वैल्यू हो गई एनर्जी डेंसिटी की। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे। 1/4 को मैं लिख सकता हूं कितना, 0.25। एक पॉइंट को और जब शिफ्ट कर दूंगा, पावर्स को मैनेज कर दूंगा, सो दिस विल बी 2.5 × 10⁴ जूल। बोलो, एक चीज मुझे और लिखनी चाहिए इसके साथ साथ, क्या अच्छा ये बताओ, ये सही लिखा है या गलत लिखा है? ये सही लिखा है, गलत लिखा हुआ है। पूछो क्यों? इसके पीछे वजह ये जूल नहीं हो सकता सिर्फ, बिकॉज दिस इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मुझे यहां पर मीटर क्यूब भी करना चाहिए था। क्या आप यूनिट्स का सिग्निफिकेंस समझे? बोलो, क्लियर है? पार्ट 2 ट्राई करो, ये तो बहुत ही आसान है, इसी से सॉल्व कर लेंगे, आगे ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो बताओ एनर्जी डेंसिटी। चाहो तो आप पूरा एक्सप्रेशन लगा लो, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी डेंसिटी मुझे पता चल गई 2 × 10⁴ जूल पर मीटर क्यूब है, और मुझे एनर्जी चाहिए। चाहो तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल कर लो। बताओ, अगर मैं यहां से मीटर क्यूब हटा दूं किसी तरीके से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एनर्जी बन जाएगी एनर्जी डेंसिटी से। चाहे आप ऐसा समझ लो, मतलब यहां मैं वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं, या आप भैया इसको ऐसे भी कर लो, U अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी 2 × 10⁴। तो मैं क्या करूंगा, U इधर रखूंगा, वॉल्यूम को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगेन बात तो वही आ रही ना, अगर मैं पहले इसका यूनिट लिख दूं, चलो मैं यूनिट के साथ समझाता हूं आपको, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब। अब जब मैंने वॉल्यूम इसमें मल्टीप्लाई किया है, तो बोलो क्या होगा, वॉल्यूम का कोई ना कोई एक मैथमेटिकल डेटा होगा, और उसके साथ में उसकी यूनिट होगी। तो मैथमेटिकल डेटा मैं यहां से देख लेता हूं, ये लंबाई हो गई और ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो इसकी लेंथ हो गई 4 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 2 × 10⁻⁻6। -6 क्यों, समझ गए, मिलीमीटर है, एक बार उसको 2 स्क्वायर करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये भी मीटर में लिख लिया, ये भी मीटर में लिख लिया, और ये क्या है, लेंथ है, तो 1 मीटर
ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया मीटर क्यूब। देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब फिर क्या हो गया मर गया, और आंसर फिर से किसमें आ जाएगा जूल्स में, चाहे ऐसे समझ लो। बोलो तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे हम तो कितनी आ जाएगी 0.2 जूल। ये मत कहना ये सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं 25, देखो इधर देखो 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200, 200 आ गए। 200 में एक जीरो पहले चला जाएगा पॉइंट की वजह से, कितने बचे 20। अब 20 में ये पावर्स को देख लो, ये -6 है ये +4 है, तो कितना बचा -2, और -2 का मतलब 0.2 क्योंकि 20 था। ठीक है चलो नेक्स्ट, वही प्रॉब्लम जो हम लोगों ने शुरुआत में लिया था और ऑलमोस्ट उसका हाफ सोल्यूशन बना लिया था 70-80%। अब उसको हम समराइज करके आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन था कि कोई एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड को मैंने खींचा और उस कॉर्ड को खींचने के बाद मैंने उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर दी होगी। फिर उसी कॉर्ड को मैंने क्या किया है, उसमें एक मिसाइल रखा है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है इतना तो आप ऐसे समझ लो गुलेल है एक, गुलेल के अंदर मैंने गिट्टी को रखा है, पत्थर को रखा है, फेंकना है बस, सिंपल स्टोरी। गुलेल को खींचूंगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, फिर क्या करूंगा रिलीज करूंगा, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें काइनेटिक एनर्जी में। तो डेटा मैं नोट कर देता हूं, क्या प्रॉब्लम को दोबारा से मेंशन करने की जरूरत है क्या, मैथमेटिकल डेटा लिख देता हूं सिर्फ, काम हो जाएगा। डीसी पांडे का प्रॉब्लम था जिसमें वायर का जो मेरे को क्रॉस सेक्शन दे रखा था वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर था और उसका जो टोटल लेंथ था दैट वाज 10 सेंटीमीटर। बट रिमेंबर इसके आगे एक वर्ड लिखा था अनस्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड का मतलब नेचुरल लेंथ लिखी हुई है ये, ठीक है। उसके बाद इसको स्ट्रेच कर दिया गया 12 सेंटीमीटर तक। तो मैं सीधे सिंपल पूछ लेता हूं आपसे, 12 सेंटीमीटर तक कर दिया गया, यहां पिक्चर बना दे रहा हूं। ये 10 सेंटीमीटर था और बाद में इसको 12 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो इसमें कितना चेंज आया 2 सेंटीमीटर का। दिस इज कॉल्ड डेल्टा एल या डेल एल। बोलो जिसकी मुझे जरूरत है, चेंज इन लेंथ यही तो है ना, तो मैं यहां सिंपल लिख दे रहा हूं 2 सेंटीमीटर इज द चेंज इन लेंथ। आगे बोलो। और एक मिसाइल प्रोजेक्ट करी जा रही थी जो 5 ग्राम की थी, तो पहले इसको केजीज में कन्वर्ट कर लेता हूं, आंसर एसआई यूनिट्स में लाने के लिए, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। बोलो। और जो मॉडुलाई था रबर का मॉडुलाई दैट वाज 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो। तो मेरे को बताना है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी। अच्छा यहां पर वो तो सॉल्व करेंगे। एक मैं और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, आपने लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, और मैंने वहां पर आपको एक रीजन दिया था कि जो ज्यादा इलास्टिक अगर दोनों है तो जो अपने अंदर डिफॉर्मेशन का जितना ज्यादा अपोज करेगा दैट विल बी मोर इलास्टिक। ठीक है, यहां मैं आपको एक बात और समझाता हूं। बताओ बाई फॉर स्टील बार बार मैं पढ़ता आ रहा हूं 2 × 10⁻11, और अभी अभी मुझे रबर की वैल्यू मिली है 5 × 10⁸ ये रबर का मॉडुलस है, यंग मॉडुलस है। तो बताओ दोनों में किसका मॉडुलस ज्यादा, स्टील का मॉडुलस ज्यादा। बोलो। और जिसका मॉडुलस ज्यादा इसका मतलब है उसका, ध्यान से सुनना, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। ई मैंने क्यों लिखा है बताता हूं, हुक्स लॉ लिख रहा हूं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर आता था। मतलब यहां कौन डोमिनेट कर रहा है, स्ट्रेस डोमिनेट कर रहा है। अरे यार ये वैल्यू अगर 1 हुई मतलब बड़ी हुई, ग्रेटर हुई, पॉजिटिव हुई, तो इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। ऐसे नहीं समझ आ रहा है कि डायरेक्ट बताऊं। देखो ये ज्यादा मॉडुलस ज्यादा, जिसका मॉडुलस ज्यादा उसकी ये वैल्यू भी क्या हुई ज्यादा, इसका मतलब स्ट्रेस क्या हुआ ज्यादा। स्ट्रेस ज्यादा किसके अंदर होगा, जिस पर ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। और ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स किस पर लगाया जाएगा, जो इजीली खींचेगा या दबेगा नहीं। और इजीली खींचेगा और दबेगा कौन नहीं, जो ज्यादा इलास्टिक होगा। पहली बात दोनों इलास्टिक होने चाहिए। अब यहां ये मत कहने लगना कि आयरन खींचे या दब नहीं रहा, ईट खींचे या दब नहीं रही, वो क्या है इलास्टिक नहीं है, दैट इज इनइलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी। आई एम कंपेयरिंग द 2 इलास्टिक बॉडीज एंड विच इज मोर इलास्टिक। तो मैं यहां से बता रहा हूं जिसका मॉडुलाई ज्यादा होगा, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि वो ज्यादा इलास्टिक होगा। समझ रहे हो ना, सारे एक्सप्लेनेशन एक ही जगह लेके जाएंगे। चलो ये तो छोटा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया यहां रबर के मॉडुलस की वजह से। चलो अब बताओ
एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से मैंने ये पढ़ाई करी है। अब अगर मैं इस पे यहां पर एक मिसाइल लगा दूं और उस मिसाइल को यहां प्रोजेक्ट कर दूं तो इसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है ये उतनी ही एनर्जी तो इसे ट्रांसफर कर सकता है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मुझे बताता है एनर्जी ना तो पैदा कर सकते ना खत्म कर सकते, उसका रूपांतरण कर सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास कह सकता हूं जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास। ओके, तो यहां वैल्यू रखने चला। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहां हाफ से आप मुझे मरता हुआ दिख रहा है स्ट्रेस की वैल्यू। अब ये जो डेटा दे रखे हैं, अब मैं फिर से वही बात है स्ट्रेस निकालने जाऊंगा, मुझे यहां रेस्टोरिंग फोर्स नहीं पता है तो मैं इसको बाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन लिख सकता हूं, क्योंकि स्ट्रेन क्या है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन लेंथ मुझे पता है, ओरिजिनल लेंथ भी मैं जानता हूं, और यहां पर मैं थोड़े से डेटा को भी रखने की कोशिश कर देता हूं। 5 ग्राम में था, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया v²। इज दैट क्लियर? यहां पर रबर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5 इंटू 10 टू द पावर 8। स्ट्रेन क्या है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लॉन्गिट्यूडनली बात कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 सेंटीमीटर्स में कर लिया। और अगर ये दोनों सेम दे रखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है तो कोई मसला नहीं है, तो पता है आपको एलिमिनेट हो जाएंगे दोनों, तो ऐसे रख दे रहा हूं। यहां सेंटीमीटर के लिए 10 टू दी पावर -2 करोगे, इसमें भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेके 10 टू दी पावर -2 करोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपल क्या रेशियो, लेकिन यूनिट शुड बी सेम। अगर अलग होंगे तो हमें करना पड़ेगा जैसे हम करते चले आ रहे थे। ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी 10, बोलो। और फिर से मुझे यही वैल्यू इसके लिए लिखनी पड़ेगी कितनी 2/10। वॉल्यूम क्या है एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और लेंथ ये है, तो मैं कह सकता हूं 1। बोलो मिलीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर -6। और बोलो और क्या बचा लेंथ, लेंथ किसमें है 10 सेंटीमीटर्स में है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें मीटर्स में, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू v²। इज दैट क्लियर? अब देखो ये 5 इस 5 से मरता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां अगर 10 टू दी पावर 3 से मारूंगा 10 टू -3 से, तो यहां -3 बचेंगे। बस अब मुझे इसको क्या करना है ऐड कर लेना। तो ध्यान से सुनो 10 टू दी पावर -3 10 टू दी पावर -2 कितना हो गया 10 टू दी पावर -5। ये पलट के आएगा ऊपर एक और बढ़ जाएगा 10 टू दी पावर -6। ये पलट के ऊपर आएगा एक और बढ़ जाएगा 10 टू दी पावर -7। और ये है यहाँ पॉजिटिव में मौजूद है, तो चाहो तो कह सकते हो 10 टू दी पावर -6 हो गया, या फिर यहां पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो इशू। तो मैंने ऐसे कर लिया 3 3 6 एक 7 और एक 8, ये ऐसे कर दे रहा हूं, एक 10 से एक 10 चला गया 3 3 6 और ये ऊपर आएगा 7 10 टू दी पावर -7। और ये कितना मौजूद है 10 टू दी पावर +8। तो यहां से मैं कह सकता हूं v² विल बी 80 नॉट 80 सॉरी 2 2 जा 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 400। समझे 10 टू दी पावर -6 था, 3 2 5 और एक 6, 8 में से चला गया, कितने बचे 10 टू दी पावर 2। 10 टू दी पावर 2 का मतलब 100, 2 दूनाई 4 मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 400। अब इसको अगर रूट के बाहर निकाल लूंगा दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। मुद्दे की बात समझे, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो एनर्जी अगर इस मास को दे दी जाए, इस मिसाइल को दे दी जाए, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से यहां से फ्लाई करता हुआ जाएगा। हाँ क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग कर सकते थे, अगर इसको ऐसे ना फेंक करके 2D में फेंक देते, कह देते यहां से कोई मान लो थीटा एंगल बना करके जा रहा है, मींस ये प्रोजेक्टाइल कर जाएगा तो कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ऐसी बातें भी हो सकती थी। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए हमारा 2D या प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक मजा आया होगा ये पढ़कर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।